Hello students, my name is Kavisha Arora and welcome to my channel Commerce Study. So today is the last class on chapter 3 of Indian Economic Development, Agriculture, Industry and Trade 1950 to 1990. If you have not seen the previous classes, please do see them and please like and subscribe my channel and share it with your friends. So in the previous classes we covered the topic of agriculture and industry. In today's class, I will cover the topic of trade and the rest of the chapter. So import को better करने के लिए हमने strategy जो adopt की वो थी import substitution और inward looking trade strategy. So strategy of import substitution होता है कि जब हम अपनी कंट्री में उन गुड्स को प्रोड्यूस करें जो कि हम बाहर की कंट्री से इंपोर्ट करते हैं. इससे क्या होता है कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो होता है वो सेव होता है और हम लोग सेल्फ रिलायंट होते हैं. सो जो पॉइंट्स टू बी नोटेड इन दिस रिगार्ड आर, फर्स्ट इज इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन. एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसमें हम लोग फॉरेन एक्सचेंज को सेव करते हैं और कैसे कि इनकरेज करते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ सच गुड्स विच द कंट्री हैज बीन इम्पोर्टिंग फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी उनको ऑफर किया जाता था प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन, बिकॉज उस टाइम पे जब हम लोग इंडिपेंडेंट हुए थे तो हमारी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि हम फॉरेन कंपटीशन को बेयर कर पाए. और सेकंड थिंग कि हम लोग अफ्रेड थे अब फॉरेन कंपटीशन से और फॉरेनर्स से. थ्रू इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्शन एंड इम्पोर्ट ड्यूटीज, इट वाज इन द फॉर्म ऑफ टेरिफ्स एंड कोटास. टेरिफ होता है कि जो हम लोग ड्यूटी हम लोग इम्पोर्टेड कमोडिटी पे, मतलब कि जो भी गुड्स हम लोग इम्पोर्ट करते हैं उन पे कुछ ड्यूटी लगती थी, कुछ अमाउंट लगता था जिससे कि उसका प्राइस बढ़ जाता था. और कोटास होता है कि हर एक चीज जो हम इंपोर्ट करते हैं किसी भी कंट्री से, तो हर इंपोर्टेड गुड और हर कंट्री का जो कोटा था वो गवर्नमेंट ने फिक्स किया हुआ था, कुछ एक रेट फिक्स किया हुआ था कि इस कंट्री से अगर आप ये चीज इंपोर्ट करते हो तो आपके ऊपर इतना कोटा लगेगा. अब कॉन्ट्ररी टू इट हमने जो चीज इग्नोर करी वो था एक्सपोर्ट प्रमोशन. एक्सपोर्ट प्रमोशन क्या होता है कि हम लोग अपनी डोमेस्टिक गुड्स को ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करें बाहर की कंट्रीज में. It is a strategy to earn foreign exchange by promoting domestic exports and making domestic industries competitive in the international market. So next is salient features of growth strategy during the period of 1950 to 1990 and its good and bad effects. So पहला salient feature क्या कि जो पब्लिक एंटरप्राइजेस थी उनका रोल कैसा था. सेंट्रल रोल था, बिल्कुल मेन रोल था इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. इन कॉन्ट्ररी जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस थे उनका रोल सेकेंडरी था. अगर उन्हें कोई भी नई इंडस्ट्रीज को सेटअप करना था या फिर अगर कोई भी पुरानी इंडस्ट्री को एक्सपैंड करना था तो उनको हर चीज के लिए लाइसेंसिंग की नीड थी. जो प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो किस पे फोकस करता था, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे, और प्रोटेक्ट करता था हमारी इंडस्ट्रीज को फॉरेन कॉम्पिटिशन से. जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज थी उनको किस बेस से डेवलप किया जाता था कि वो एक इंफ्रास्ट्रक्चरल बेस है हमारी कंट्री का. और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी उनको ग्रोथ जो था वो किससे रिलेटेड था, ऑब्जेक्टिव अचीव करना एम्प्लॉयमेंट और इक्विटी का. सो सबसे पहले तो गुड इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेटेजी ऑफ ग्रोथ, मीन्स जो भी हम लोगों ने स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट किया फॉर ग्रोथ इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड सेक्टर, उसके गुड इफेक्ट्स क्या थे कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी उसको क्या मिला, एक बिग पुश मिला. जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी उसने बिग पुश कैसे लिया कि जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसका जो एरिया था वो बढ़ रहा था. जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो डाइवर्सिफाई हो रहा था, मींस कॉटन और जूट इंडस्ट्रीज जो कि ब्रिटिश के टाइम पे थी, जब वो लोग गए थे उसके बाद हम लोगों ने कुछ और नई इंडस्ट्रीज को डेवलप किया. जो ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज थी उन्होंने क्या शो किया, एक इंफ्रास्ट्रक्चर शिफ्ट शो किया. और एसएसआई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की ग्रोथ की वजह से हमारा सोशल जस्टिस का भी ग्रोथ हुआ. अब जो स्ट्रेटेजी ऑफ ग्रोथ थी उसके बैड इफेक्ट्स क्या थे. सबसे पहला तो एक्सेसिव डोमिनेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर. जो पब्लिक सेक्टर था वो हर चीज को प्रोड्यूस कर रहा था और जब वो गुड्स को भी जो इजीली प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूस कर सकते थे. अब हर सेक्टर में जो हमारा पब्लिक सेक्टर था वो हर गुड के कंजम्पशन में इन्वॉल्व था,
जिससे कि हमारा प्राइवेट सेक्टर कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं ले पा रहा था। द पब्लिक सेक्टर्स टर्न्ड आउट टू बी सोशल वेट्स। जो पब्लिक सेक्टर्स थे वो क्या हो रहे थे, टर्न्ड आउट टू बी डेड सोशल वेट्स, क्योंकि इन सेक्टर्स में क्या था, ये कैसे सेक्टर्स थे, ये इनएफिशिएंट सेक्टर्स थे और दूसरा यहाँ पे करप्शन बहुत था, तो धीरे धीरे ये डेड सोशल वेट्स बनते जा रहे थे। द पॉलिसी ऑफ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन लेड टू वर्स इफेक्ट्स। जो पॉलिसी ऑफ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन था उससे हमारी कंट्री में हम लोग सेल्फ रिलायंट तो हुए, बट साथ ही साथ धीरे धीरे हमारा फॉरेन एक्सचेंज क्या था, कम होता गया, कट होता गया, जिसकी वजह से हमारे को लोन्स लेने पड़ गए। तो उसके जो इफेक्ट्स थे वो और ज़्यादा वर्स थे। अब कलेक्टिवली जो सैलेंट फीचर्स थे, द सैलेंट फीचर्स बाय टाइम वर फाउंड टू बी इनएप्रोप्रिएट and thus it led to the emergence of NEP, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। जो सैलेंट फीचर्स हमने अडॉप्ट किए वो धीरे धीरे क्या हो गए, इनएप्रोप्रिएट हो गए, बैड इफेक्ट्स में कन्वर्ट होने लग गए। thus इसकी वजह से क्या हुआ, इमर्जेंस ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज। सो ये चैप्टर आज कंप्लीट होता है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।